एवरीवन। तो फिर से आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सिंपल पेपर पे। आपको पता है कि जो सीरीज चल रहा है टारगेटेड क्वेश्चंस फॉर यूपीएससी प्रीलिम्स 2020, पॉलिटी से रिलेटेड एमसीक्यू सेशंस है, जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस या आप कह सकते हो टारगेटेड क्वेश्चंस। मैं बार बार आपके कह रही हूँ ये टारगेटेड क्वेश्चन। आप जब 2020 के प्रीलिम्स का एग्जाम जो आप अक्टूबर में होने वाला है, जो आप बैठोगे तो आप थैंक्स बोलोगे सिंपल पेपर को, क्योंकि कोई भी आप एग्जाम में बैठो और पॉलिटी से कोई भी क्वेश्चन अगर आपको आएगा तो आपको यहाँ पे इतने अच्छे ढंग से पढ़ाया जा रहा है कि एमसीक्यू आपको बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। इवन आई एम श्योर 101%, अगर आप ये एमसीक्यू भी जस्ट सॉल्व करके जाते हो तो पॉलिटी के मोस्ट 50% से ज्यादा क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाओगे अपने एग्जाम में। चाहे आप कोई भी एग्जाम दीजिए, एसएससी दे दो, एसएससी का सीजीएल दो, एमटीएस दो, यूपीएससी लेवल दो, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन दो, किसी भी तरह का आप एग्जाम दो, पॉलिटी से रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन आपको मिलता है तो आपको वो क्वेश्चन जाना पहचाना लगेगा, क्योंकि आपके कंसेप्ट इतने अच्छे से क्लियर किए जाते हैं इस एमसीक्यू सेशन में। तो चलिए अपने क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है यहाँ पे आपका, जो कि है क्वेश्चन नंबर 21। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 21 में क्या पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। आपसे सिंपली ये पूछा है, ये चार ऑप्शन दिया है कि कौन सा इसमें एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होता है। पहले तो आप कमेंट सेक्शन में ये लिख के बताइए कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी और एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी में डिफरेंस क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल एंड द गवर्नर कॉन्फ्रेंस ये दोनों ही एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हैं। जोनल काउंसिल एंड इंटर स्टेट काउंसिल ये एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है। तो मैं आपको बताती हूँ कि नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल क्या है। इसके बारे में कुछ पॉइंट है जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको पता होना चाहिए। जैसे कि इसको प्रिसाइड किया गया था पीएम के द्वारा, इसको सेटअप किया गया था 6 अगस्त 1952 में। अब नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल का मिशन ये था कि प्रमोट करना इकोनॉमिक पॉलिसी को, बैलेंस डेवलपमेंट करना पार्ट्स ऑफ द कंट्री में। और सबसे इंपॉर्टेंट कभी कभी पूछा जाता है कॉम्पोजिशन। तो नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल का कॉम्पोजिशन क्या है, इसमें पीएम होते हैं, यूनियन मिनिस्टर्स होते हैं, चीफ मिनिस्टर्स होते हैं, रिप्रेजेंटेटिव होते हैं यूटी के, और जो नीति आयोग होते हैं उनके मेंबर भी होते हैं। नीति का फुल फॉर्म मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं भी जानना चाहती हूँ कि कितने लोगों को पता है कि नीति का फुल फॉर्म क्या है, और नीति आयोग किस कमीशन को रिप्लेस करके आया। नीति आयोग के पहले क्या कमीशन चलता था और नीति आयोग किस कमीशन को रिप्लेस करके आया है। और नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल एक एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल और नॉन स्टैच्यूटरी बॉडी है। ठीक है, तो आपके लिए यहाँ पे क्वेश्चंस भी है कि जनरल काउंसिल का चेयरमैन कौन है, कौन सी ये बॉडी है। ये बॉडी बहुत इजी आप बता सकते हो, क्योंकि मैंने आपको अभी फिलहाल बता दिया है। कितने जोन से, इनके वाइस चेयरमैन क्या है, इंटर स्टेट काउंसिल के चेयरमैन क्या है, कॉम्पोजिशंस क्या है, आर्टिकल क्या है। देखिए बीच बीच में क्वेश्चंस के दौरान भी मैं बहुत सारे क्वेश्चन पूछती हूँ और बहुत कम बच्चे ही आंसर देते हैं। ज्यादातर बच्चे क्या करते हैं, सिर्फ होमवर्क करके छोड़ देते हैं। नहीं, आपको मिड का भी क्वेश्चन जो आपसे पूछा जा रहा है वो उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना इंपॉर्टेंस बाकी का क्वेश्चन है। अगर आप इस सीरीज को पूरा नहीं देखोगे तो फिर मुझे मत बोलना कि मैम आप तो टारगेटेड क्वेश्चन बोले थे तो फिर क्यों नहीं मिला, क्योंकि मैं बच्चा बार बार बोल रही हूँ, अगर आप इस सीरीज को पूरा देखोगे तो आपको 101% फायदा होने वाला है रिलेटेड टू पॉलिटी। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है। इसमें पूछा जा रहा है, which of the following are the matters on which a constitutional amendment is possible only with the ratification of the legislature of not less than one half of the state। सिंपल यहाँ पूछा जा रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जब होता है तो स्पेशल मेजोरिटी के द्वारा किस किस चीज में स्पेशल मेजोरिटी ली जाती है। तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, 1, 2 एंड 3। जब आप प्रेसिडेंट का इलेक्शन कराते हो तो स्पेशल मेजोरिटी होती है, रिप्रेजेंटेटिव स्टेट इन पार्लियामेंट का होता है तो स्पेशल होती है, लिस्ट इन द 7th शेड्यूल में भी स्पेशल मेजोरिटी होती है। लेकिन एबॉलिशन करना होता है जब लेजिस्लेचर काउंसिल इन स्टेट का, तो उसमें स्पेशल मेजोरिटी नहीं सिंपल मेजोरिटी होती है। यहाँ पे आप देख पाओगे सिंपल मेजोरिटी से रिलेटेड मैंने कुछ बताया क्या क्या लिया जाता है, और स्पेशल मेजोरिटी से रिलेटेड। अगर आप चाहते हो कि स्पेशल और सिंपल मेजोरिटीज पे मैं लाऊं, कुछ अलग से बनाऊं, तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में बताइए, तो मैं आपको बहुत अच्छे से समझाऊंगी कि मेजोरिटी क्या होती है, स्पेशल मेजोरिटी किस किस कंडीशन में लिया जाता है, सिंपल मेजोरिटी क्या होती है, एब्सोल्यूट मेजोरिटी क्या होती है। तो प्लीज आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको इस रिलेटेड कुछ चाहिए वीडियो सीरीज, तो मैं उसको बनाऊंगी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 23 है। Which of the following is not explicitly stated in the Constitution of India but followed as a convention। कौन सा ऐसा है कि जो हमारे संविधान में नहीं है लेकिन उसको एज अ कन्वेंशन मतलब परंपरा फॉलो किया जाता है। सिंपल एक एग्जांपल बता दो, जैसे मान लो बिल्ली अगर रास्ता काटती है तो हम रुक जाते हैं,
क्या कहीं हमारे शास्त्र में लिखा है कि बिल्ली रास्ता काटे तो रुक जाना? नहीं, वो एक परंपरा है, हम अपने देखते आ रहे अपने एंसेस्टर को, तो वो लोग जो करते हैं वही हम उससे सीखते हैं। तो हमारे संविधान में भी बहुत सारी चीजें जो नहीं है लेकिन एज अ कन्वेंशन उसको फॉलो किया जाता है, तो वही आपको बताना है। तो पहला ऑप्शन बोलता है कि द फाइनेंस मिनिस्टर टू बी अ मेंबर ऑफ द लोअर हाउस, फाइनेंस मिनिस्टर को मेंबर होना चाहिए लोअर हाउस का। बिल्कुल गलत है। फाइनेंस मिनिस्टर लोअर हाउस हो या अपर हाउस, किसी का भी मेंबर हो सकता है। और सबसे एक यूनिक बात मैं आपको बताती हूँ कि फाइनेंस मिनिस्टर अगर लोअर हाउस और अपर हाउस का मेंबर नहीं है तो कोई भी इंसान फाइनेंस मिनिस्टर बन सकता है, लेकिन उसको 6 मंथ तक, 6 मंथ के विद इन 6 मंथ उसको किसी भी हाउस का मेंबर बनना होगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर वो मेंबर होगा तो ही उसको फाइनेंस मिनिस्टर बनाएंगे, या अगर लोअर हाउस का मेंबर होगा तो ही बनाएंगे, नहीं। तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए गलत है। ऑप्शन नंबर बी, द प्राइम मिनिस्टर हैज टू रिजाइन इफ ही लॉसेस मेजोरिटी इन द लोअर हाउस, ये बिल्कुल करेक्ट है। अगर हमारे जो प्रधानमंत्री हैं अगर वो लोकसभा में लोअर हाउस में मेजोरिटी लॉस कर देते हैं, कॉन्फिडेंस खो देते हैं, तो उनको रिजाइन करना पड़ता है विथ हिज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। ये तो सही है। चलिए आगे भी ऑप्शन देख लेते क्या है। ऑप्शन नंबर सी, ऑल सेक्शन ऑफ द इंडिया टू बी रिप्रेजेंटेड इन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, सारे सेक्शन भारत के क्या काउंसिल मिनिस्टर रिप्रेजेंट होते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। नेक्स्ट नंबर डी, इन द इवेंट ऑफ बोथ द प्रेसिडेंट द वाइस प्रेसिडेंट डीमिटिंग ऑफिस साइमल्टेनियसली बिफोर द एंड ऑफ द टेन्योर ऑफ द स्पीकर ऑफ द लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट विल ऑफिशियली हैज द प्रेसिडेंट। देखिए यहाँ पे सिंपली क्या बोल रहा है कि अगर प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट कभी ऐसा साइमल्टेनियस ऑफिस को स्पीकर के टर्म खत्म होने से पहले छोड़ते हैं तो क्या स्पीकर प्रेसिडेंट बन जाता है? ये बिल्कुल गलत है, ऐसा कुछ नहीं है। तो यहाँ पे हमें तो अपना आंसर मिल ही चुका था, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, कि प्राइम मिनिस्टर को रिजाइन देना पड़ता है अगर वो कॉन्फिडेंस खो देते हैं या मेजोरिटी उनकी चली जाती है लोअर हाउस से, मतलब कि लोकसभा से। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 24 है। Which one of the following is the part of the electoral college for the president but not the forum for his impeachment? आपको पता है कि प्रेसिडेंट का जो इलेक्शंस किया जाता है उस मेथड को इलेक्टोरल कॉलेज बोला जाता है। तो आपसे ये पूछा जा रहा है कि राष्ट्रपति के इलेक्टेड में कौन कौन है जो पार्ट लेता है, लेकिन वो इम्पीचमेंट में पार्ट नहीं लेते। मतलब राष्ट्रपति को जब हटाने का बात होता है तब उनको नहीं बुलाया जाता है कि भैया आके वोट करो, लेकिन जब प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है तब उनको बुलाया जाता है। तो यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन होता है ऑप्शन नंबर डी। याद रखिए, अब कैसे होता है मैं आपको बताती हूँ। देखिए, जब भी प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है तो उसमें इलेक्टेड मेंबर आते हैं दोनों हाउस के, इलेक्टेड मेंबर आते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली जिसको आप विधानसभा बोलते हो, इलेक्टेड मेंबर आते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ यूटी दिल्ली जो होते हैं पुडुचेरी के। हो सकता है आने वाले टाइम पे जम्मू एंड कश्मीर के भी आए, क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर भी अब हमारा एक यूटी बन गया है। कल तक वो राज्य था, लेकिन 370 आर्टिकल हटते ही वो हमारा एक यूटी बन चुका है। जब प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट होता है तो देखिए नॉमिनेटेड मेंबर आते हैं राज्यसभा और लोकसभा के, और इलेक्टेड मेंबर आते हैं लेजिस्लेटिव जो भी होते हैं स्टेट एंड यूटी के, सबके नहीं आते, याद रखिएगा। इम्पीचमेंट में सिर्फ नॉमिनेटेड मेंबर आते हैं आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट के। तो आपसे कल को ये भी पूछ सकता है कि कौन सा ऐसा हाउस है, चलिए मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछती हूँ कि कौन सा ऐसा हाउस है जिसके इलेक्टेड और नॉमिनेटेड दोनों ही मेंबर हमारे राष्ट्रपति के इलेक्शंस में नहीं आते। ठीक है, तो इसका तो करेक्ट आंसर हमारा हो जाता है ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है जो आज का लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द ड्यूटी ऑफ पीएम, पीएम के ड्यूटी से कौन सा स्टेटमेंट रिलेटेड है? ठीक है, तो यहाँ पे है पहला ऑप्शन, इज फ्री टू चूज हिज मिनिस्टर ओनली फ्रॉम अमंग द मेंबर ऑफ आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, क्या प्रधानमंत्री सिर्फ राज्यसभा और लोकसभा से ही मेंबर चूज कर सकते हैं? बिल्कुल गलत है। मिनिस्टर्स कोई भी बन सकता है, चाहे वो मेंबर हो या ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। पीएम प्रधानमंत्री चाहे तो कल को किसी को भी, कल को आपको भी मिनिस्टर बना सकते हैं अगर आप उस लायक हो तो। ठीक है ना, जरूरी नहीं है कि आपको आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट बनना है, लेकिन आपको 6 महीने का टाइम दिया जाएगा कि आपको बनना पड़ेगा किसी भी हाउस का मेंबर, नहीं तो आपको फिर वो पोस्ट को छोड़ना पड़ेगा। ठीक है, चलिए नंबर बी में क्या बोला, तो नंबर 1 तो हमारा गलत हो जाता है। चलो नंबर बी देखते हैं। कैन चूज हिज कैबिनेट आफ्टर कंसल्टिंग द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, क्या प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को कंसल्ट करके प्रधानमंत्री कैबिनेट मिनिस्टर बनाते हैं? बिल्कुल नहीं। प्राइम मिनिस्टर पहले चूज कर लेते हैं और प्लस प्रधानमंत्री हमारे जो प्रेसिडेंट होते हैं वो क्या करते हैं, उसको सिर्फ जो भी उनको बोला जाता है वो उनको बस अपॉइंट करते हैं, बट पीएम का खुद का ही अपना डिसीजन होता है। नंबर सी, तो नंबर बी भी आपको रॉन्ग है क्योंकि यहाँ बोला है कंसल्ट। नंबर सी में क्या बोलता है, हैज फुल डिस्क्रिशन द चॉइस ऑफ पर्सन हु आर टू सर्व एज मिनिस्टर इन हिज कैबिनेट, ये बिल्कुल करेक्ट है। भैया कैबिनेट मिनिस्टर्स, पीएम के कैबिनेट में कौन होगा, मिनिस्टर्स कौन बनेगा, ये पूरा हक है हमारे प्रधानमंत्री को।
ठीक है, वो उनकी चॉइसेस होती है। जैसे अकबर जब बढ़ते थे, अकबर के नवरत्न हम लोग कहते थे, तो वो उसका था राज्य, वो उसको पूरा राइट था। तो इस तरह हमारे प्रधानमंत्री को पूरा राइट है कि वो चॉइस करें कि कौन एज अ मिनिस्टर सर्व करेगा इन कैबिनेट मिनिस्टर्स में, उनको किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। तो सी तो हमारा राइट है। बट डी को भी देख लेते हैं। हैज ओनली लिमिटेड पावर इन द चॉइस ऑफ हिज कैबिनेट कलीग्स बिकॉज ऑफ डिस्क्रिशनरी पावर। क्या सिर्फ लिमिटेड होता है? डिस्क्रिशनरी पावर प्रेसिडेंट से पूछना पड़ता है। पीएम को मैं बार बार बोल सकती हूँ कि पीएम से प्रेसिडेंट से पूछने की जरूरत नहीं है पीएम को। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होता है ऑप्शन नंबर सी। अब प्रीवियस होमवर्क देख लेते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन था कि अली दरवाजा को किसने बिल्ड किया था? तो याद रखिएगा, अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी ने मार्केट रिफॉर्म, टैक्स कलेक्ट, बहुत सारे चीज को किए थे। यहाँ पे नाम है अकबर। तो अकबर ने इबादत खान, दिन्ने लाई, बुलंद दरवाजा, जब उन्होंने गुजरात से लड़ा था। तो देखिए काफी जो ऑप्शन है उसका भी आप फाइंड कीजिए। अलाउद्दीन खिलजी करेक्ट आंसर है, ये आप सबने लिखा है। लेकिन बाकी में भी ऐसा क्या चीज है? जैसे जहांगीर को हम लोग पेंटर किंग बोलते हैं। तो कल को आपसे ये पूछ ले, छोटे मोटे एग्जाम में, कोई भी एग्जाम में, आपके एसएससी एग्जाम में, देखिए कोई एग्जाम छोटा बड़ा नहीं होता है, ठीक है, कोई भी एग्जाम में पूछ ले तो आपको पता होना चाहिए। तो बाकी जो ऑप्शन वो भी फाइंड कीजिए। नेक्स्ट नंबर 7। When a ray of light travel from denser medium to rare medium, जब ray of light travel करता है denser to rare तो क्या होता है? यहाँ बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन भाई, इट स्पीड अप एंड बैंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। देखिए जब लाइट बॉडी होती है तो वहाँ रिफ्रैक्शन होता है, वेलोसिटी जो होती है लाइट की वो इंक्रीज होती है और डेंसिटी घट जाती है, और रिफ्रेक्टिव इंडेक्स चेंज करता है, जिसके कारण इसका स्पीड अप होता है और बैंड होता है नॉर्मल से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। ग्रेफाइट, कार्बन एंड डायमंड किसका एग्जांपल्स है? ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी, एलोट्रॉप्स। एलोट्रॉप्स का मतलब होता है कि केमिकल प्रॉपर्टी जो होती है वो सेम होता है लेकिन फिजिकल चेंज होता है। यहाँ पे एक और चीज है आइसोथॉप्स। आइसोथॉप्स का मतलब होता है एटॉमिक नंबर सेम है लेकिन मास नंबर डिफरेंट है, ठीक है। आइसोमर्स का मतलब होता है सेम केमिकल फॉर्मूला होता है लेकिन जो उनका अरेंजमेंट होता है वो डिफरेंट तरीका से होता है। आइसोटोन का मतलब होता है न्यूट्रॉन जो होते हैं वो सेम होते हैं लेकिन मास नंबर या ऐसा कुछ डिफरेंट होता है। देखिए मैंने आपको सिर्फ करेक्ट ऑप्शन ही नहीं बताया, बाकी ऑप्शंस को भी एक्सप्लेन किया। कल को अगर आपसे पूछ ले कि एटॉमिक नंबर सेम है लेकिन मास नंबर डिफरेंट है तो क्या होगा, तो आपको पता होना चाहिए कि आइसोटोप। तो आप भी मुझे कमेंट सेक्शन में बाकी ऑप्शंस के भी आंसर दीजिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। धूमकुड़िया इज अ यूथ डॉर्मेट्री ऑफ विच ट्राइब? तो ये आपके उड़ान है, याद रखिए ये कहाँ पे, तो ये झारखंड में है। नेक्स्ट आता है आपका नंबर 10। नॉन परफॉर्मिंग एसेट जो होता है क्या होता है? नॉन परफॉर्मिंग एसेट जो होता है वो क्या होता है? मान लीजिए बैंक से आपने लोन लिया और बैंक को जब आप लोन लोन नहीं चुकाते हो तो बैंक के लिए वो क्या हो जाता है? नॉन परफॉर्मिंग एसेट, मतलब एक ऐसा एसेट जो परफॉर्म नहीं करा। सिंपल भाषा में आपको समझाती हूँ। आज आपके मम्मी पापा या आपके बड़े आप पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, आपको पढ़ा रहे लिखा रहे, तो कल अगर आप कुछ अच्छा नहीं कर पाते हो, अचीव नहीं कर पाते या समथिंग कुछ है, तो आप क्या हो जाते हो? नॉन परफॉर्मिंग एसेट, मतलब एक ऐसा एसेट जो परफॉर्म नहीं कर रहा। तो हमें कोशिश करना चाहिए कि हम परफॉर्मिंग एसेट बने, ठीक है। याद रखिएगा नॉन परफॉर्मिंग एसेट से रिलेटेड एक एक्ट भी आया था जिस एक्ट का नाम था सैरफेसी एक्ट। सैरफेसी का फुल फॉर्म क्या होता है प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन बताइए, ठीक है। आज का होमवर्क थोड़ा सा डिफरेंट है। आज का होमवर्क क्या है? आज का होमवर्क आपका है कि आपको ये 5 मेन्यू आपको दिख रहा होगा, जैसे प्रोटम स्पीकर, कोरम, पार्डनिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट, नो कॉन्फिडेंस मोशन, कॉन्फिडेंस मोशन, इन सब के बारे में आपको लिखना है, ठीक है। जो जो आपको जिसको जो आता है लिखिए, बहुत अच्छे से लिखिए, आप लोग को होगा। तो टुडे होमवर्क मैंने आपको बता दिया। चलिए आज मैं देख लेती हूँ पहले कि कितने लोगों ने इस पिछले क्लासेस के काफी आंसर दिए थे। जैसे संगीता यादव ने तो एक्सप्लेन भी किया था रे ऑफ लाइट को, वेरी गुड संगीता। और जो आप लोग को मैंने क्वेश्चन दिया था वो आपने दिया है। इंस्पायर ने दिया आर्टिकल 76, ठीक है, इंस्पायर ने दिया है। उसके बाद तन्नू कुमारी शाह ने दिया है, चीनू शर्मा ने दिया है, सुभावना झा ने दिया है, तन्नू कुमार शाह, फिर वापस अजय प्रसाद ने दिया है, माया राव ने दिया है, लिली ने आंसर दिया है। उसके बाद तो काफी लोगों ने आपने आंसर दिया, काफी लोग ने एक्सप्लेन भी किया है। आप सबके आंसर देख ली हूं मैं। आपने जो महलवाड़ी सिस्टम पे दिया है मैंने सबका आंसर पढ़ा है, बहुत अच्छा है। इस महलवाड़ी सिस्टम को, और एक जो मैंने पहले क्वेश्चंस बोला था कि आप हिंदू और पीआईवी पे जाके देखिए, जो हिंदू और पीआईवी का जो हमारा वीडियो है उस पे भी मैंने क्वेश्चन दिया है, उसको भी प्लीज आप लिखो जिस तरह आपने महलवाड़ी को लिखा है। तो मैं क्या करूंगी, दोनों टॉपिक को लेके आपके साथ जरूर मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। तो आज का सेशन यहीं पे हम लोग खत्म करते हैं। मैं बार बार कह रही हूँ मोस्ट टारगेटेड क्वेश्चन है, अगर आप इसको सॉल्व करके जाते हो श्योर शॉर्ट पॉलिटी में आपको कोई भी चीज फॉलो करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें प्रीवियस ईयर के सारे एग्जाम्स के पेपर में कवर कर रही हूँ, हर एक टॉपिक कवर कर रही हूँ ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो। तो जितना हो सके इसको पढ़ो और पूरा वीडियो देखो, क्योंकि बीच में जो मैं आपसे क्वेश्चन पूछती हूँ वो उतना ही इंपॉर्टेंट होता है जितना इंपॉर्टेंट आपके लिए आपका होमवर्क है। और आप सब जब ये कमेंट करते हो लिखते हो तो रियली बच्चा लोग बहुत ज्यादा मोटिवेटेड मिलता है हमको। तो थैंक यू, इस सीरीज को यहीं पे अभी इसको खत्म करते हैं। जय हिंद।